माओवादी महाविहार के अंदर गुंडे घुसे, जय श्री राम का नारा लगाया, हमारे लोगों ने जय भीम का नारा लगा, उनके साथ मारपिटाई की। एक तरफा मुकदमा हमारे लोगों पे दर्ज हुआ, बनते विनाचारी जेल में है। माओवादी महाविहार में आके जय श्री राम का नारा लगाने वाले गुंडे क्यों जेल में नहीं गए? अब वो जमानत होगी शायद 29 को, फिर हम तारीखें भुगतेंगे, हमारी एनर्जी अब कोर्ट में जाएगी। सत्ता है कहाँ, शक्ति कहाँ है, ताकत कहाँ है? अगर आप समझते हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी में ताकत है, या राष्ट्रपति बन जाने में ताकत है, या मंत्री बनने में, MP MLA बनने में ताकत है, माफ कीजिए, फिर आप गलत समझ रहे हैं। ताकत उन कुर्सियों में व्यक्ति के अंदर अगर क्षमता होती है तो कुर्सी को ताकतवर बना देता है। और व्यक्ति अगर नाकाबिल है, कमजोर है, व्यक्ति में दम नहीं है, काबिलियत नहीं है, योग्यता नहीं है, तो बड़े से बड़ी कुर्सी को कमजोर बना देता है। आइडेंटिफाई ये करना है ताकत शक्ति है कहाँ। आपकी टॉप ब्यूरोक्रेसी में आपके लोग नहीं है। तथागत बुद्ध के चरणों में नमन करता हूँ। संत गुरु रविदास, संत कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी के चरणों में नमन करता हूँ। पेरियार रामासामी नायकर जी, साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, माता रमाबाई जी के चरणों में नमन करता हूँ। और तमाम बहुजन महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, विनम्र नमो बुधाय। अभी जो डॉक्टर विनोद बोल रहे थे, मैं उसी को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन वो होने चाहिए थे। नहीं, वो बात फिर रह जाएगी ना, बात को टच करके छोड़ देने से बात नहीं बनेगी। आपने बात कह दी, समाधान क्या है? अच्छा बैठे हैं, समाधान क्या है? हम लोगों को हमारे कुछ नेताओं ने सपना देखा है हुक्मरान बनने का, रात दिन मेहनत हुई, बहुजन समाज का निर्माण भी हुआ और जोड़ तोड़ करके सत्ता भी पाई, उसके बाद पूर्ण बहुमत से भी सत्ता पाई। बहुत सारे ऐतिहासिक काम भी हुए, प्रशासनिक क्षमता दिखाने में भी क्षमता दिखाई कि हम प्रशासन और लोगों से बेहतर चला सकते हैं। लेकिन सत्ता पाने के बाद भी बदला क्या? हमने कुछ एक प्रेरणा स्थल बना दिए, जितना समय मिला काफ़ी अच्छा काम हुआ, उसकी तारीफ तो करनी पड़ेगी। लेकिन क्या लक्ष्य पूरा हो गया? जो बहुजन समाज का निर्माण हुआ था, जो आप भी करने जा रहे हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी संयुक्त मोर्चा तो बन गया था। सवाल संयुक्त मोर्चा बनाने का नहीं होना चाहिए, साथ में ये भी होना चाहिए वो बना रहे, वो टूटा क्यों? जब SC ST OBC माइनॉरिटी एकजुट हो गया था, SC के बीच से, OBC के बीच से, माइनॉरिटी के बीच से, आदिवासियों के बीच से लीडरशिप, नई लीडरशिप पैदा हो गई थी, तो वो समीकरण टूटा क्यों? आगे ना टूटे इसके लिए ये चिंतन होना जरूरी है, वो टूटा क्यों? जब एक व्यक्ति ज्यादा महत्वाकांक्षी हो जाए और अपने साथियों से इनसिक्योर फील करे, जैसा अगर आप आज बना रहे हैं, ओमसुधा जी बना रहे हैं, आप लोग बना रहे हैं, मैडम बना रही हैं, कल को अगर ओमसुधा जी को ये लगे कि यार मैं तो इनसिक्योर हो रहा हूँ डॉक्टर विनोद से, जैसा ओमसुधा जी उनके साथ काम कर रहे थे, उदित राज के साथ, वो इनसिक्योर हुए, पता नहीं क्या क्या फैलाया, और फिर ये अलग वो अलग। इस बात की क्या गारंटी है कि आप आगे भविष्य में अलग नहीं होंगे? इस पे चिंतन की जरूरत है। व्यक्ति ताकतवर होता है तो व्यक्ति होता, समाज नहीं होता। जरूरत समाज को ताकतवर बनाने पर है, और जब समाज ताकतवर होता है तो व्यक्ति ऑटोमेटिक ताकतवर हो जाता है। बहन जी ताकतवर हुई, लेकिन समाज कमजोर हो गया, तो आज बहन जी भी कमजोर हैं। मानो या ना मानो, आज बहन जी भी कमजोर हैं। लेकिन अगर वो बहुजन समाज और भी ज्यादा मजबूत हुआ होता और इनसिक्योरिटी ना होती, तो आज बहुजन समाज भी मजबूत होता, बहन जी भी मजबूत होती, और पूरे देश का दलित जो दूसरी पार्टियों में काम कर रहा है, वो वहां करने की बजाय यहां काम कर रहा होता है। तो ये सबक हमें लेना पड़ेगा।
दूसरी बात, सत्ता है कहाँ, शक्ति कहाँ है, ताकत कहाँ है। अगर आप समझते हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी में ताकत है या राष्ट्रपति बन जाने में ताकत है या मंत्री बनने में, एमपी एमएलए बनने में ताकत है, तो माफ कीजिए, फिर आप गलत समझ रहे हैं। ताकत उन कुर्सियों में, व्यक्ति के अंदर अगर क्षमता होती है तो कुर्सी को ताकतवर बना देता है। और व्यक्ति अगर नाकाबिल है, कमजोर है, व्यक्ति में दम नहीं है, काबिलियत नहीं है, योग्यता नहीं है, तो बड़े से बड़ी कुर्सी को कमजोर बना देता है। तो हमें पहले तो आइडेंटिफाई ये करना है, ताकत शक्ति है कहां। हम शक्ति का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन शक्ति है कहां। आपने सरकार बना ली, तो क्या सरकार बन जाने से, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल का गठन करने से शक्ति आ जाएगी? आपको टॉप ब्यूरोक्रेसी में भी आपका प्रतिनिधित्व अगर बराबर है, तो आप अपने अधिकारियों से मनमाफिक काम ले पाएंगे। अगर आपकी टॉप ब्यूरोक्रेसी में आपके लोग नहीं हैं और आप मुख्यमंत्री भी बन गए, काम तो आप उन्हीं अधिकारियों से लेंगे। और अधिकारी अगर उस मनुवादी मानसिकता वाला है, वो आपके काम को इतना टाल देगा कि आपके 5 साल के कार्यकाल में से 1.5-2 साल तो वो खा जाएगा। फिर भी आप दबाव बना के उससे कोई पॉलिसी बनवा के कैबिनेट तक ले आते हैं और कैबिनेट में पास कर देते हैं और नोटिफिकेशन कराने में भी कामयाब हो जाते हैं, तो वही मनुवादी अधिकारी अपने किसी आदमी से कोर्ट में एक पिटीशन डलवाएगा और कोर्ट उसको स्टे कर देगी। वो स्टे तब तक वैकेट नहीं होगा, वो पिटीशन तब तक डिस्पोज ऑफ ही नहीं होगी जब तक आपकी 5 साल की सरकार का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। आप समझ रहे थे मुख्यमंत्री बन गए तो सारी ताकत आ गई। शक्ति का विकेंद्रीकरण है। भारत में संघीय प्रणाली है। संघीय प्रणाली के अंदर जितना रोल लेजिस्लेटिव का है, उसी प्रकार एग्जीक्यूटिव का भी है और उसी प्रकार जुडिशरी का भी है। तो तीनों जगह अगर आपका प्रतिनिधित्व नहीं है टॉप लेवल पर, जैसे आज आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जैसा आप कह रहे थे ना, मूर्ति लगाई, एक्शन हो गया, क्या हुआ जी एक्शन? बता तो दो मुझे, क्या एक्शन हुआ? क्या एक्शन हुआ? चीफ जस्टिस वहां के हमारे आदमी थे, परसों रिटायर हो गए, कल उनका बर्थडे था, हम थे साथ में। और चीफ जस्टिस या भारत सरकार, मतलब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी हमारे आदमी। फिर भी चंद गुंडों की इतनी औकात हो गई, इतनी गुंडागर्दी की मूर्ति नहीं लगने दी उन्होंने, क्योंकि पुलिस प्रशासन उनकी मदद कर रहा है, मध्य प्रदेश की सरकार उनकी मदद कर रही है। यानी 3 जो अंग हैं, एक जुडिशरी, एक एग्जीक्यूटिव, एक लेजिस्लेचर। तो उधर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव उनकी मदद कर रहा है, तो जुडिशरी आपके ईमानदारी से आपके काम को करना भी चाहिए, लेकिन नहीं होने दे रहे। वो तो रिटायर हो गए, आपने एक्शन कर दिया, एक दिन धरना प्रदर्शन कर दिया, रिजल्ट क्या है? मूर्ति लग गई क्या? हमें चीजों को समझना, जांचना, परखना बेहद जरूरी है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे, क्योंकि मैं उस इतिहास पर नहीं जाऊंगा कि हमारे क्या क्या चीजें हमारी मनुस्मृति की वजह से छिनी है, वो आप जगह जगह भाषण में सुनते रहे। सवाल यह है कि वो हमें मिलेगा कैसे? प्राकृतिक संसाधनों में हमारी हिस्सेदारी भागीदारी कैसे होगी? व्यापार में हमारी हिस्सेदारी भागीदारी कैसे होगी? टॉप जुडिशरी में हमारी हिस्सेदारी भागीदारी SC ST OBC माइनॉरिटी की जनसंख्या के हिसाब से कैसे होगी? जब तक उस पर विचार करके उस पर ताकत ना लगाई जाए, उसको पाने पर, आपने एक जगह अगर मजबूती पा ली और 2 जगह कमजोरी रहेगी, तो वो 2 जगह मिलके आपकी उस एक ताकत को कमजोर कर देंगे। तो ताकत तीनों जगह चाहिए। इसका इलाज क्या है?
आप अगर सोचते हैं कि हमारा कहीं हत्या हो गई, बलात्कार हुआ, हम कह रहे हैं हमने एक्शन कर दिया। क्या एक्शन किया जी? ये एक्शन नहीं है, रिएक्शन है। उन्होंने एक्शन किया, बलात्कार कर दिया। उन्होंने घोड़ी से उतार के मार पिटाई कर दी। उन्होंने गांव में बस्तियां जला दी। उन्होंने हमारे युवाओं की हत्या कर दी, घड़ा छूने पर हत्या कर दी, मंदिर में मूर्ति छूने पर हत्या कर दी। तो ये उनका एक्शन है। हमने उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, एक धरना प्रदर्शन करके हम बैठ गए। ये हमारा रिएक्शन है। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट पर चर्चा होनी चाहिए। आग में कुदा दो अपने युवाओं को, कुछ मर जाएंगे, कुछ जेल चले जाएंगे, आंदोलन ठप हो जाएगा। कुछ पे झूठे मुकदमे बना देंगे, 20 साल तक तारीख भुगतते रहना। ये आज तक का इतिहास है हमारा, अपने अनुभव से बता रहा हूँ। क्योंकि मैं समता सैनिक दल का एक सिपाही भर्ती हुआ और लास्ट में चीफ जनरल सेक्रेटरी तक रहा। अनेकों केस बने। सीकर में केस बना, 10 साल तारीख होती है जाकर। नोएडा में केस बना, अभी तक तारीखें चल रही हैं। दिल्ली में केस बना, खत्म हो गया। केस बनते हैं ना, आपकी बहुत बड़ी एनर्जी केस तो झेलने में जाती है। माओवादी महाविहार के अंदर गुंडे घुसे, जय श्री राम का नारा लगाया, हमारे लोगों ने जय भीम करने लगा, उनके साथ मारपिटाई की। एक तरफा मुकदमा हमारे लोगों पे दर्ज हुआ, बनते बिना चारे जेल में हैं। माओवादी महाविहार में आके जय श्री राम का नारा लगाने वाले गुंडे क्यों जेल में नहीं गए? अब वो जमानत होगी शायद 29 को, फिर हम तारीखें भुगतेंगे। हमारी एनर्जी अब कोर्ट में जाएगी। तो हमें विचार इस पर भी करना पड़ेगा, इसका काउंटर क्या होना चाहिए। केवल कोई घटना घट गई, उसके खिलाफ हमने प्रदर्शन कर दिया, ये काफी नहीं है। और खासतौर पर जहां गांव देहात में, दूर दराज में, जहां हमारा आदमी, उसका रोजगार ही उसके खेत पे निर्भर है। एक गज जमीन नहीं है उसके पास, वो मजदूर है, उनके खेत पे निर्भर है। वो मेरे भड़काने के बाद जो उसमें धरना प्रदर्शन करके भिड़ जाएगा, मैं तो वहां से चला आऊंगा एक बार जोश भर के, क्योंकि ये करते जिंदगी बीत गई। उस अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं, किसी से व्यक्तिगत द्वेष नहीं है। हर तरह की ऊर्जा चाहिए, धरने प्रदर्शन वाले लोग भी चाहिए, पीछे संभालने वाले लोग भी चाहिए। और उस गांव देहात के आदमी जिसको हम भड़का के चले आते हैं, उसके साथ फिर आगे तक कौन रहे, उस पर भी रणनीति बनानी पड़ेगी। तो हमारे आदमी कितने युवाओं को उन्होंने मार दिया, जिन्होंने उस जोश में मुकाबला किया। हम तो चले आए, बाद में उन्होंने मौका पाके जो देखा ये ज्यादा लीडर बन रहा है, उसको मार दिया। उसके बाद भी हम केवल प्रदर्शन ही कर पाए, न्याय नहीं दिला पाए। तो न्याय के अंत तक पहुंचना, उसके लिए क्या रणनीति हमारे पास? केवल भावनाओं के साथ लोगों को जोड़ना, भावनाओं के साथ खेलना, भावुक करके और फिर एक बार आग में कूद जाना, ये समाधान नहीं है दोस्तों। सबक लेना है तो जो आज आप एक्शन, इससे कई गुना बड़े एक्शन दलित पैंथर किया करती थी। इतिहास पढ़ लेना दलित पैंथर का, टिट फॉर टैट कर देती थी। लेकिन असर क्या हुआ? एक एक करके तमाम दलित पैंथरों को केस बनाकर जेलों में डाल दिया। धीरे 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 दलित पैंथर खत्म, पूरा आंदोलन खत्म। तो हमें अपने पुराने आंदोलनों से सबक सीखना चाहिए। जो आंदोलन हमने पहले लड़े हैं, हमारे युवाओं ने कुर्बानियां दी हैं, जान गंवाई है, वो फेल क्यों हुए? ये रिसर्च का विषय है। आप लोग प्रोफेसर लोग हैं, आपको इस पर रिसर्च करना चाहिए कि हमारे पुराने आंदोलन, इतने बड़े आंदोलन जो आज के मुकाबले कई गुना बड़े थे, वो फेल क्यों हुए? राजनीतिक रूप से भी जो आंदोलन हुआ, उसमें पूरा बहुजन समाज का निर्माण किया, वो फेल हो गया। वो फेल क्यों है? जब तक इस पर रिसर्च नहीं होगा, उसके फेल होने के कारण क्या है और कारण का निवारण क्या है, निवारण के लिए उपाय क्या है। बुद्ध ने 4 अनर्थ सत्य क्या थे? संसार में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है और निवारण का उपाय है। अब आप उसके कारण को नहीं खोजेंगे, फिर उसका निवारण नहीं खोजेंगे, उसका उपाय नहीं करेंगे, तो ये पूरी जिंदगी आपकी गुजर जाएगी। इसी तरह हम लोग लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, हारते रहेंगे, कभी जीतते रहेंगे।
ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मैं आपको अभी की घटना बताता हूँ। सुबह मेरे को फ़ोन आया, कल भी फ़ोन आया। एक लेक्चरर है जोगिंदर सिंह राय, डोडा में, जम्मू एंड कश्मीर में। उन्होंने इसी तरह के समारोह में बामसिल के प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे, और कैडर लिया हुआ आदमी है। वो इसी तरह संबोधित कर रहा है कि भाई गीता का आज क्या रिलेवेंसी है, महाभारत के युद्ध की आज क्या रिलेवेंसी है, कृष्ण ने उस वक्त जो कहा और आज के समय में जो परिस्थिति है, इसी के ऊपर उसके घर आगजनी करने चले कि उसका कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ कर दी, उसके खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया। 3 दिन के अंदर की घटना है बता रहा हूँ। जो प्रदेश का अध्यक्ष जम्मू एंड कश्मीर का बामसिल का, उसके घर में तोड़फोड़ कर दी, उसके कॉम्प्लेक्स पे तोड़फोड़ कर दी, उसे कह रहे थे जान से मारेंगे। उसको कह रहे हैं कि तू यहां ये जय भीम और बुद्ध की बात बंद कर। जय भीम बोलना भी गुनाह हो गया। तो ये कौन लोग हैं जो जय श्री राम का नारा लगा के हमारे लोगों पर हमला कर रहे हैं? इसकी आइडेंटिफाई कर लो इन लोगों को। असली बाधा यही लोग हैं जो जय श्री राम का नारा लगाकर जबरन हमारे लोगों से मारपिटाई करते हैं, हमारे बौद्ध स्थलों, हमारे धार्मिक स्थल पे घुस जाते हैं, वहां पे दंगा करते हैं। और वो जो मूर्ति का विरोध कर रहे थे ग्वालियर में, वो भी जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। पहचान लो इन सब आतंकवादियों को, ये आतंकवादी हैं। क्योंकि गांव देहात का आदमी राम राम करता है, जय श्री राम करता है, लेकिन जो जय श्री राम करता है वो एक आतंक का पर्याय बन गया। ये सब डराने के लिए, किसी की मुस्लिम की दाढ़ी पकड़ के, टोपी पकड़ के उसको जबरदस्ती करवाना, किसी को जय भीम कर रहा तो उसको जबरदस्ती मारपीट करके जय श्री राम करवाना। तो ये तो आतंकित करने वाली कार्रवाई भी। तो ऐसे गुंडों को भी पहचानना पड़ेगा। आप जबरदस्ती करवाओगे क्या? अरे तुम जिसको मानते हो तुम मानो, तुम्हारी अपनी प्रेरोगेटिव है, तुम्हारा अधिकार है जिसको मानते हो तुम जय श्री राम करो, कुछ और करो, वो तुम्हारी मर्जी है, पर हमारे पर क्यों थोप रहे हो भाई? तो जोगिंदर सिंह राय को कह रहे हैं कि यहां रहना है जम्मू कश्मीर में, तो ये जय भीम और बुद्ध की बात करना बंद कर, जय श्री राम बोल, हमारे साथ रहे। तेरी वजह से समाज टूट रहा है, लोग धर्म छोड़ रहे हैं, बौद्ध बुद्ध की तरफ जा रहे हैं। अरे तुम अपना संभालो ना, फिर क्यों जा रहे हैं लोग? अपनी कमजोरी ढूंढो। कौन से ऐसे कारण है जिससे आपके धर्म को मानने वाले लोग बिना किसी दबाव के, बिना किसी लालच के आपको छोड़ के जा रहे हैं? कोई तो कारण होगा ना। अपनी गलती सुधारो, अपने अंदर फैली विषमता को दूर करो, अन्याय को दूर करो। आप उन्हें हिंदू भी कहोगे और घोड़ी पे बारात निकालने पे मारोगे भी। आप उन्हें हिंदू भी कहोगे और गड़े छू लेने पर उनकी हत्या कर दोगे। आप उन्हें हिंदू भी कहोगे और मंदिर में प्रवेश करने पर उनके साथ मारपिटाई करोगे, मूर्ति छू लेने पर उनकी हत्या कर दोगे। ऐसे लोगों का सबका तोड़ निकालना है, हमें एकजुटता लानी है, लेकिन साथ में सत्ता को आप तब मानिए, सत्ता आपके हाथ में, जब आपके हाथ में प्राकृतिक संसाधनों में बराबर हिस्सेदारी हो जाए, देश के व्यापार में बराबर हिस्सेदारी हो जाए, और तीनों जगह जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर में तो बाबा साहब दे गए, तो वहाँ तो आपका रिप्रेजेंटेशन है। क्या इंडस्ट्री में, ट्रेड में है? क्या नेचुरल रिसोर्सेज में है? क्या टॉप हायर जुडिशरी, जो सुपीरियर जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसमें है? टॉप ब्यूरोक्रेसी में है क्या? आपके पूरे 81 सेक्रेटरी में 3-4 होंगे मुश्किल से। SC ST OBC सारे जोड़ दो तो 81 में से मेरे ख्याल ज़्यादा से ज़्यादा 7 होंगे। 7 आदमी क्या, और 84 आदमी एक तरफ, कहाँ चलेगी आपकी? तो वहाँ आपको हिस्सेदारी चाहिए। जब हर क्षेत्र में आपकी हिस्सेदारी बराबर होगी तब आप मुकाबला करने में सक्षम होंगे। लड़ाई लाठी गोली के नहीं है, जो आजकल हमारे बहुत से युवा कहते हैं ना, हम खून का बदला खून से लेंगे, गोली का बदला गोली से लेंगे। अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ, गोली है तुम्हारे पास? बेकार क्यों झूठ बोलते हो? आपके पास गोली नहीं है, और वैसे भी लड़ाई विचारधारा की है, लाठी गोली की है ही नहीं। मूर्ख लोग ताकत की बात करते हैं, ताकत सोच रहे यहाँ है, ताकत यहाँ नहीं होती, ताकत यहाँ होती है। बुद्ध ने और डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी भी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, लड़ाई झगड़े की बात नहीं की। उन्होंने अगर दुनिया को जीता तो बुद्धि और विवेक से, अपनी काबिलियत से, अपनी योग्यता से, अपने सिद्धांतों से जीता।
तो हमें विचारधारा को पकड़ना पड़ेगा। विचारधारा की लड़ाई है, विचारधारा से जीती जा सकती है। और इन सारी बीमारियों का एक ही इलाज है, क्योंकि ये जमीन, खेत की जमीन कोई माँ के पेट से लेके पैदा नहीं हुआ। क्या कारण है? वो हजारों एकड़ के मालिक है और हमारे पास एक जमीन नहीं है। माँ के पेट से लेके आए थे क्या? उन्होंने पहले कब्जा ली। होना तो ये चाहिए, पहले कब्जा ली तब सब तक किराया भी दो, सरकार वापस ले उनसे। तुम जो अमीर बने हो, इस जमीन से बने हो, तुमने किराया तो दिया नहीं, किराया दो। पिछले 500 साल का, 200 साल का, 300 साल का। तो वो मालिक बन गए, जमीन एक्वायर हुई तो करोड़ों रुपए का मुआवजा मिल गया, लेकिन उसी खेत पे जो मजदूरी कर रहा है उसकी तो मजदूरी भी गई। उसके बारे में कौन बात करेगा? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सेदारी, भागीदारी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? अरे मनुस्मृति ने आपको व्यापार नहीं करने देनी, तो आप भी तो व्यापारी हो सकते थे। आज इतना पैसा नहीं है कि हो जाए। एजुकेशन से आगे बढ़े, रिजर्वेशन से आगे बढ़े तो रिजर्वेशन खत्म, सब कुछ प्राइवेटाइज कर दिया। शिक्षा को इतना महंगा कर दिया, आपकी शिक्षा दी गई, तो आपके आगे बढ़ने के रास्ते धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। संगठन एक नहीं 50 पहले ही और हजारों बने हुए, एक और बन जाएगा। हमने भी मिशन जरूर बना रखा है। संगठन जो बन के कोई बात नहीं, उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। संगठनों के बीच आपस में तालमेल की जरूरत है। सच को जानने और फिर बीमारी का इलाज करने की जरूरत है। आप बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर दवाई देता, ठीक नहीं होते तो क्या करता है डॉक्टर? टेस्ट कराता ना, ब्लड टेस्ट कराओ, एक्सरे कराओ, यूरिन टेस्ट कराओ। क्यों कराता है? इसलिए कराता है ताकि ये जान ले कि बीमारी का असल कारण क्या है। और जब असल कारण पता लग जाता है फिर वो उसका ट्रीटमेंट करता है और आदमी ठीक हो जाता है। हम लोग क्या है, बीमार हैं, इलाज करना है। भाई इलाज अगर नहीं हो रहा, हम ही आए क्या इलाज करना है? हमसे पहले पैदा नहीं हुए क्या? लोगों ने आंदोलन नहीं किए क्या? उन्होंने भी किए ना, फिर भी इलाज नहीं हुआ। इसका मतलब इलाज करने में कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब बीमारी की जड़ में नहीं जा रहे। उसकी जड़ को जाके, जड़ में उसकी बीमारी के कारण को समझो। कारण मनुवादी, मनुस्मृति पर आधारित व्यवस्था, ऊंच नीच, छुआछूत, जात पात पर आधारित व्यवस्था, जिसने संपत्ति से, व्यापार से, हर शक्ति से, ज्ञान से वंचित रखा, आज उस पर चोट करने की जरूरत है। और उसका एक इलाज है, हमें अपने इतिहास को पढ़कर, क्योंकि जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो कभी इतिहास नहीं बना सकते। हमें अपने इतिहास को पढ़ना और समझना जरूरी है। जब हम अपने इतिहास को पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे तो पता लगेगा हमारे पूर्वज बौद्ध थे। और यहाँ लड़ाई विचारधारा के बीच में, आर्य और अनार्यों के बीच में युद्ध हुआ। देवासुर संग्राम आपने पढ़ा होगा। देवताओं के, और हमें वो असुर कहते थे। असुर यहाँ का मूल निवासी, देवता जो विदेश से आया यहाँ देवता बन के बैठ गया, सारे संसारों में कब्जा करके बैठ गया। तो लड़ाई उन दोनों के बीच में चल रही है पिछले 3000 साल से। नई लड़ाई नहीं है। फर्क इतना भोले और भावुक हैं, धर्म की रक्षा का ठेका हम ले लेते हैं। जो शूद्र लोग हैं, जिनको आज ओबीसी के रूप में जानते हैं, वो सबसे ज्यादा धर्म की बार रक्षा का ठेका ले रहे हैं। दलित, अति दलित, अति पिछड़े, आदिवासी, वो धर्म का ठेका ले रहे हैं, वही ज्यादा उसमें कावड़ फावड़ लेने जाते हैं। आपने किसी पंडे पुजारी के बच्चे को, किसी ब्यूरोक्रेट के बच्चे को, किसी नेता के बच्चे को कावड़ लेने जाते देखा है? किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के बच्चे को देखा है? दंगे में शामिल होते देखा है? धार्मिक जुलूसों में तलवारें लहराते देखा है? कौन लहराता है? कौन जाता है धार्मिक जुलूस में? कौन जाता है कथावाचक को सुनने भीड़ लगा के? कौन जाता है कावड़ लेने? दलित, पिछड़े, आदिवासी, ये गरीब जाता है। वो अरबोपति होते जा रहे हैं और तुम कंगाल होते जा रहे हो। फिर भी तुम्हें अकल नहीं आ रही, क्यों जा रहे हो वहां? क्या मिल रहा है उससे? इन चीजों को, यानी कि ये लड़ाई विचारधारा की है और इसका तोड़ एक है, बौद्ध में भारत, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे। अपने इतिहास में, अपनी जड़ों में वापस लौटना होगा। हमारे पूर्वज बौद्ध थे। पूरे अनडिवाइडेड इंडिया में, अखंड भारत में, लेके म्यांमार से लेके ईरान तक, जहां भी खुदाई होती है केवल बुद्ध निकलते हैं। अरे हमको तो गर्व होना चाहिए। आपका सीना फक्र से चौड़ा हो जाना चाहिए कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे। पूरे ईरान तक जहाँ भी खुदाई होती है बुद्ध निकलते हैं, हमारे पूर्वज के अवशेष निकलते हैं। इसका मतलब इतिहास हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है। लेकिन आज हम जिस जातिवादी व्यवस्था को स्वीकार करके अपना मान बैठे हैं गलती से, उसको त्याग कर वापस अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में घर वापसी करनी होगी।
यही रास्ता है केवल इस लड़ाई का। अगर अंत तक पहुँचाना है, कामयाबी पानी है, तो इसका एक ही रास्ता, दूसरा कोई नहीं। बस इन्हीं शब्दों के साथ, चूँकि पलवल प्रोग्राम में जाना है, वरना मुझे आपके साथ बातचीत करने में अच्छा लग रहा है। इस पर चिंतन जरूर कर लेना कि एक्शन का रिएक्शन से केवल काम नहीं चलेगा, बल्कि उस एक्शन के कारण, उस कारण को जड़ से ख़त्म करने की ज़रूरत है। जब सारे बौद्ध बन जाएंगे, जिनके पूर्वज बौद्ध थे, SC ST OBC और माइनॉरिटी भी इसलिए कह रहा हूँ कि अब से 2025 साल पहले ना कोई इस्लाम धर्म था दुनिया में, ना ईसाई धर्म था दुनिया में, ना सिख धर्म था दुनिया में, बौद्ध था। तो जो कन्वर्ट करके क्रिश्चियन बन गए, सिख बन गए, ईसाई बन गए, उनके भी इतिहास में जाओगे तो उनके पूर्वज भी बौद्ध थे, या तो SC या ST या OBC का ही खून है वो। उनमें हो सकता है 5-10% वो जो तुर्क वगैरह से, ईरान से, वहाँ से आए और यहाँ बस गए हों, मुगल वगैरह रुक गए हैं, ज़्यादातर तो बाद में चले गए वापस। लेकिन बाकी जो तो कन्वर्ट होकर बने वो तो हमारे समाज के लोग हैं। तो अपने इस पूरे समाज को एकजुट करके बुद्ध की तरफ ले जाने से क्या होगा, आप फिर से बहुसंख्यक हो जाएंगे, और वो जो 10% जाति जनगणना से क्लियर हो गया, 10-11% है, वो अल्पमत में आ जाएगा। और अल्पमत वाला आदमी कभी आपको प्रताड़ित नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। 10% लोग 90% को नहीं मार सकते। वो इसलिए मार रहे हैं क्योंकि आपके 90% में से 80%, 70% उनके साथ खड़े हैं, उनकी ताकत बन रहे हैं, उनकी धर्म की रक्षा का ठेका ले रहे हैं। उन्हें एहसास कराओ, उन्हें वापस लाओ अपने घर में। यही जवाब होगा। लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लकीर लंबी खींच दो, उनकी लकीर इतनी छोटी हो जाए कि हमारे सामने दिखाई भी ना दे, उनकी हिम्मत में आपसे लड़ जाए। बस इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।